सोचिए जरा, किसी अनजान दूर दराज के गांव से शादी का बुलावा आए। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। लेकिन क्या हो अगर वही बुलावा एक ऐसे दरवाजे को खोल दे जिसके पीछे अतीत मरा नहीं बल्कि किसी का इंतजार कर रहा हो, बदला लेने के लिए। चलिए आज देखते हैं अमृता और मुकुल की कहानी, जिनका एक छोटा सा सफर इसी सवाल का जवाब बन गया। ये सवाल ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है। असल में ये एक चेतावनी है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी यात्रा एक ऐसे भयानक अनुभव में बदल सकती है जहां हर मोड़ पर कोई अनजाना खतरा हो और हर साया हमारी हिम्मत को परख रहा हो। तो एक अशुभ निमंत्रण। सारी कहानी शुरू होती है एक पुरानी सी चिट्ठी से। जहांगीराबाद गांव से मनोहर चाचा का भेजा हुआ एक न्योता, उनके बेटे की शादी का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कागज का ये छोटा सा टुकड़ा असल में अमृता और मुकुल के लिए एक खतरनाक सफर का टिकट बनने वाला है। तो 2 दिन बाद वे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं जहांगीराबाद के लिए। अब गूगल मैप्स के होते हुए भी रास्ता इतना घुमावदार था, ऐसा लग रहा था मानो वो जगह खुद ही नहीं चाहती कि कोई वहां इतनी आसानी से पहुंच जाए। खैर, जैसे तैसे कुछ लोकल लोगों से पूछकर वे मनोहर चाचा के घर पहुंचे, जहां बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल शादी वाला माहौल लग रहा था। सफर के दौरान ही अमृता की नजर अचानक साइड मिरर पर पड़ी, और जो उसने देखा, मतलब वो हो ही नहीं सकता था। एक आदमी उनकी कार से भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था और पलक झपकते ही गायब भी हो गया। कहते हैं ना, ऐसी चीजें आने वाले खतरे का पहला इशारा होती हैं, एक ऐसी वार्निंग जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक अजीब अतिक्रमण। घर पहुंचने पर स्वागत तो बहुत अच्छा हुआ, सब लोग बड़े प्यार से मिले, लेकिन जहांगीराबाद की हवा में ही कुछ अजीब था। एक बेचैनी सी थी, और ये बेचैनी बहुत बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। आधी रात का वक्त था और अचानक बाहर से किसी जानवर के चीखने की भयानक आवाजें आने लगीं। सब लोग भागकर बाहर गए तो जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। एक बछड़ा एक बहुत बड़े पेड़ की बहुत ऊंची और मोटी डाल से कस के बंधा हुआ था। अब ये कोई मजाक तो हो नहीं सकता था, ये तो सीधी सीधी ताकत की नुमाइश थी, और ये दिखा रहा था कि ये शक्ति सिर्फ डराना नहीं बल्कि अपनी क्रूरता का मजा लेना भी जानती है। अगली सुबह चाची ने बहुत ही दबी हुई आवाज में उस राज के बारे में बताया जो पूरे गांव पर एक साए की तरह था। पास में ही एक वीरान घर था जहां कई साल पहले गांव वालों ने मांस खाने वाले एक पति पत्नी की हत्या कर दी थी। और यहीं पर कहानी में एक और परत जुड़ जाती है, न्याय और बदले के बीच की वो धुंधली सी लाइन। अब ये कहानी सुनकर अमृता के अंदर का डर उसकी जिज्ञासा के नीचे कहीं दब गया। अक्सर डरावनी कहानियों में यही तो होता है ना? चेतावनी को एक चुनौती समझ लिया जाता है, और उस रात अमृता ने भी वही गलती की। वो अकेले ही उस घर की तरफ चल पड़ी। उस वीरान घर के अंदर एक धूल से भरी मेज पर अमृता को चांदी की एक बिछिया दिखी। कहते हैं कि जो श्रापित चीजें होती हैं ना, वो अपने शिकार को खुद अपनी तरफ खींचती हैं। बस उसे उस बिछिया के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और उसने उसे उठाकर पहन लिया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक आत्मा को अपना लिया था। तो अब आत्मा का कब्जा, यहां से कहानी एक ऐसा नया और खौफनाक मोड़ लेती है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अमृता की एक छोटी सी गलती ने एक ऐसी ताकत को आजाद कर दिया था जो अब उसके वजूद को ही मिटाने पर तुली थी। अब लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद अमृता के शरीर के अंदर शुरू हो चुकी थी। जब अमृता घर लौटी तो वो अमृता थी ही नहीं। परिवार वालों ने उसे रसोई में देखा, हाथ में चाकू और पास में एक मरा हुआ खरगोश। उसकी आंखों में वो पहले वाली बात नहीं थी। कब्जे का सबसे डरावना पहलू शायद यही होता है कि शरीर तो वही रहता है, पर उसके अंदर की आत्मा को बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर उस आत्मा ने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। अमृता के मुंह से एक भारी, मर्दाना और बहुत ही पुरानी सी आवाज निकली। उस आवाज ने बड़े आराम से कहा, मैं तो इसके अंदर हूं ना। ये सवाल नहीं था, ये एक जीत का ऐलान था जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। इसके ठीक बाद एक इतनी तेज हवा का झोंका आया कि उसने सबको कमरे से बाहर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और अंदर से उस आत्मा की शैतानी हंसी गूंजने लगी। ये सिर्फ डराना नहीं था, ये उस आत्मा का अपने नए घर पर कब्जा जमाने का तरीका था। अब आते हैं मुकुल पर। वो बेचारा पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी दुनिया, उसकी अमृता, सब कुछ उसकी आंखों के सामने छिन रहा था।
वो हताश होकर मदद की तलाश में रात के अंधेरे में निकल पड़ा, ये जाने बिना कि मदद उसे इंसानों की दुनिया से मिलने ही नहीं वाली थी। रात के उस गहरे सन्नाटे में गांव के तालाब के पास एक आग जल रही थी और उस आग की हल्की सी रोशनी में 4 लोग बैठे थे। वो इंसान लग रहे थे, पर उनमें कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। वो बस खामोशी से मुकुल का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने मुकुल को अपने पास बुलाया और फिर जो बताया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वही थे जो कार के साथ दौड़कर उन्हें चेतावनी दे रहे थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नियम टूटता है कि हर आत्मा बुरी होती है। उन्होंने बताया कि अमृता को उस बिछिया ने जकड़ा हुआ है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब मुकुल ने शुक्रिया कहने के लिए नीचे देखा तो उसका खून जम गया। उन चारों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लोक कथाओं का ये एक क्लासिक साइन है जो इंसानों और दूसरी दुनिया की ताकतों के बीच एक लाइन खींचता है। मतलब साफ था, वे भूत थे, पर मददगार भूत। तो अब तालाब पर युद्ध। अब मुकुल के पास एक मकसद था और एक बहुत ही खतरनाक प्लान भी। अमृता को बचाने की आखिरी जंग अब शुरू होने वाली थी, और ये जंग उसी गांव के तालाब पर लड़ी जानी थी जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने होने वाली थीं। मुकुल को पता था कि उसे क्या ढूंढना था। वो चुपके से कमरे में गया और बेसूध पड़ी अमृता के पैर में उसे वही चांदी की बिछिया चमकती हुई दिखी। यही थी वो कड़ी जो उस शैतानी आत्मा को अमृता के शरीर से जोड़े हुए थी। मुकुल ने एक झटके में बिछिया को निकाला और तालाब की ओर भागा, लेकिन वो आत्मा फौरन जाग गई। अमृता का शरीर अजीब तरह से मुड़ा और वो जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरते हुए मुकुल के पीछे भागी। ये एक दिल दहला देने वाला पीछा था। तालाब के किनारे पहुंचते ही उस आत्मा ने मुकुल पर हमला किया और उसे पानी में खींच लिया। पानी के अंदर कब्जा की हुई अमृता उस बिछिया को वापस पाने के लिए पूरी ताकत से मुकुल पर वार करने लगी। ये अब जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी। और ठीक तभी पानी से वही 4 मददगार आत्माएं निकलीं। उन्होंने उस शैतानी आत्मा को पकड़ा और जबरदस्ती अमृता के शरीर से बाहर खींच लिया। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये एक तरह का न्याय था, जहां एक बुरी आत्मा को उसकी सही जगह दिखा दी गई। अगली सुबह सब कुछ शांत था। अमृता बच गई थी, लेकिन उसके शरीर और जहन पर इस खौफ के निशान तो हमेशा के लिए रह गए। उन्होंने एक पल भी वहां रुकना सही नहीं समझा और हमेशा हमेशा के लिए जहांगीराबाद छोड़कर चले गए। कुछ जगहें और उनकी यादें पीछे छोड़ देने में ही भलाई होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली राक्षस कौन था? वो बदला लेने वाली आत्मा या वो गांव वाले जिन्होंने सालों पहले कानून को अपने हाथ में लिया था और उस आत्मा को बदला लेने पर मजबूर किया? और उन मददगार आत्माओं का क्या, जो ये दिखाती हैं कि दुनिया सिर्फ काली और सफेद नहीं होती? शायद असली राक्षस कोई एक नहीं, बल्कि नफरत और बदले की वो आग है जो इंसानों और आत्माओं दोनों को जलाती है।